हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के सेक्शन बी के पहले प्रश्न के दूसरे खंड सिंथेसिस की चर्चा करेंगे और इसके संदर्भ में हम ये जानेंगे कि सिंथेसिस में क्या क्या होता है, किस तरह से सिंथेसिस की जाती है। इस प्रश्न में दो सेट होते हैं सेंटेंसेस के, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और दो सेट दिए जाते हैं। दोनों सेट के आगे कुछ लिखा गया होता है और जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसी के अनुसार उन दिए गए सेंटेंसेस को जोड़ करके जो है एक सेंटेंस बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्यों को, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। और दोनों सेट में से किसी एक सेट को कंबाइन करके आपको जो है उसे बनाना होगा और इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न होता है, लेकिन 2 नंबर से यहाँ मतलब नहीं रखना चाहिए। ये जानकारी के लिए आपके कोर्स में रखा गया है। अर्थात सिंथेसिस को हम ये भी कह सकते हैं कि सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों को जोड़ना। तो इसके अंतर्गत दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक या तो सिंपल सेंटेंस ही, जो एक सेंटेंस आप बना रहे हैं वो या तो सिंपल सेंटेंस ही होना चाहिए, या यदि कहा गया है कि नहीं इनको जोड़ करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, या कंपाउंड सेंटेंस भी जो है बनाने को कहा जा सकता है। लेकिन उन सभी वाक्यों को जोड़ करके एक ही वाक्य बनाया जाएगा, इसलिए इसको सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस की परिभाषा है, इसको सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे, इसका डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन है इसका to combine, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन ही है, टू कंबाइन 2 और more simple sentences into one simple complex or compound sentence is called synthesis. देखिए, अभी जो हिंदी में आपको बताया गया वही डेफिनेशन आपको इंग्लिश में भी लिख करके समझाया गया
कि टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल ही बनाना या कॉम्प्लेक्स बनाना या कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। अर्थात अब तो आप जान गए कि सिंथेसिस के लिए जो है दो या दो से अधिक, कम से कम दो सेंटेंस दिए गए होने चाहिए और वो दोनों सेंटेंस या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके आपको या तो एक सिंपल ही बनाना होगा या कॉम्प्लेक्स बनाना होगा या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। आइए चलते हैं, इसका एक आध एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल में अगर इस तरह से दिया गया हो कोई सेट जो सेपरेट हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे कहा गया, टैगोर was a poet. Tagore was a poet. He was Bengali. ऐसे दे दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सेट एक है और इस एक सेट में एक यह छोटा सा सेंटेंस है और एक छोटा सेंटेंस ये है। अब ये दोनों सेंटेंस देखा जाए तो ये सिंपल ही है, तो दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके अगर यहां पर ब्रैकेट में, ऐसे ही पेपर में आता है, ऐसे ब्रैकेट में यहां लिख दिया सिंपल सेंटेंस बनाइए, अर्थात यह जोड़े तो ऐसे जोड़े कि यह सिंपल सेंटेंस बने, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस ना बने। तो जोड़ेंगे कैसे? इसको जोड़ेंगे, यहां हम लिखेंगे, इसको जोड़ करके हम सिंपल बना रहे हैं, सब बाद में बताया जाएगा आपको। यहां हो जाएगा टैगोर was a Bengali poet. Bengali poet, ऐसे। क्योंकि इस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में देखा जाता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले सेंटेंस में जो है रख करके, बाकी ये ही वाज ही टैगोर के लिए ही आया, तो एक बार टैगोर लिख ही दिया गया है, तो अब दोबारा जो अलग सेंटेंस लिखा गया था उसके लिए ही यहाँ जो है प्रयुक्त था, उसके लिए ही का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब टैगोर अब लिख दिए तो एक ही सेंटेंस में दो कर्ता नहीं हो सकते, तो टैगोर वाज अ बंगाली पोएट, इसमें यही एक एक्स्ट्रा शब्द आपको जो है दिखाई दे रहा है, इसीलिए बंगाली शब्द को पोएट के पहले हम रख दिए और यह सिंपल सेंटेंस हो गया। उसी तरह से इसी सेंटेंस को यहाँ सिंपल ना करके अगर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता तो कॉम्प्लेक्स में भी हम इसको बना सकते थे, इसको कॉम्प्लेक्स में भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे इसको बना सकते हैं, टैगोर was a poet who was Bengali. अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो देखना है सबसे पहले, जब कभी भी आप सिंथेसिस करने जा रहे हैं तो
देखना है कि ब्रैकेट में यहां लिखा क्या गया है, उसी के अनुसार ये जो सिंपल सेंटेंस के पेयर्स होंगे, दो होंगे या दो से अधिक भी दिए जा सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उनको जोड़ करके सिंपल ही कैसे बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे या कंपाउंड कैसे बनाएंगे, उसके लिए जो है नियम होते हैं, वो सब नियम आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी कि सर कैसे हम समझेंगे कि सेंटेंस सिंपल माने किस प्रकार के सेंटेंस सिंपल होते हैं, कैसे बनाएंगे कि वह कॉम्प्लेक्स कहलाएगा और किस तरह से बनाएंगे कि वो कंपाउंड होगा। तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी जो है सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अभी तो केवल सिंथेसिस आपको समझाया जा रहा है कि ये सिंथेसिस में ऐसे ऐसे काम होते हैं। कंपाउंड के लिए भी सेपरेट जो है सेपरेट एक सेट ले लिया जाए। अगर ये कहा जाए शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। दूसरा है शी bought some vegetables, she went to market, she bought some vegetables। और वही जो है यहां नीचे लिख दे कंपाउंड, इसको जोड़ करके कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो अब इसको, ये भी सिंपल सेंटेंस के ही पेयर है, यह भी सिंपल है, यह भी सिंपल है, ये दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो कंपाउंड सेंटेंस अब इसको कैसे बनाएंगे कि वह कंपाउंड की तरह से दिखाई दे, उसके लिए कंपाउंड के कुछ पहचान होते हैं, उसके कुछ जो है नियम होते हैं कि भाई खास ही विशेषता रखने वाला सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है, किस प्रकार के सेंटेंस कंपाउंड होते हैं ये भी आपको अभी बताया जाएगा। पहले इसको जोड़ लेंगे हम कंपाउंड की तरह से, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसको। तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा तो हो जाएगा ये सी went to market and bought some vegetables। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस ये बना। तो कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या सिंपल सेंटेंस हो, इन तीनों में से किसी एक सेंटेंस में जोड़ करके बनाने को कहा जाएगा। अर्थात दिए गए जो वाक्यों के सेट होंगे उनको या तो सिंपल बनाने को कहा जाएगा जोड़ करके, या कॉम्प्लेक्स बनाने को कहा जाएगा, या कंपाउंड बनाने को कहा जाएगा। अब यहां आपको दिक्कत होगी थोड़ा सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में। मैं जानता हूं कि यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, तो उस कठिनाई को भी मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले अब आप इतना तो जान ही गए कि इसमें सब जो है सेंटेंस का ही काम है। भाई दिए गए पेयर्स होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, लेकिन कैसे पहचान में आएगा कि दिए गए पेयर सिंपल सेंटेंस है और उन सिंपल सेंटेंस को अर्थात 2, 3, 4 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना जो है थोड़ा कठिन काम होता है। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं सेंटेंस, पहले सेंटेंस पहचानना, सेंटेंस को बनाना ये सीखिए, उसके बाद से सिंथेसिस आपके लिए आसान हो जाएगी।
अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। थोड़ी देर के लिए इस पर चर्चा हम करेंगे। सेंटेंसेस, वाक्य। तो आप जानते हैं कि वाक्य बनावट की दृष्टि से, क्योंकि इसमें वाक्यों को जोड़ करके बनाना है, वाक्य ही बनाना है, तो बनावट की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। बनावट की दृष्टि से 3 ही प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अब यह भी जान लें कि किस किस प्रकार के सेंटेंसेस जो होंगे सिंपल सेंटेंस होंगे। इसके लिए आपको देखना होगा कि यदि कोई सेंटेंस, भाई सेंटेंस तो तमाम आपके सामने होंगे, प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तमाम सेंटेंस आपके सामने से गुजरते हैं। तो उनमें से आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप जो है आइडेंटिफाई कर सकें कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स एंड विच इज कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में जो है ये कहा जाता है कि वह सेंटेंस जिसमें केवल ओनली वन फाइनाइट वर्ब, केवल एक ही जो है मुख्य क्रिया होती है, वह सिंपल सेंटेंस होता है। अर्थात वह सेंटेंस जिसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब, केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस की लंबाई से, कितना बड़ा सेंटेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ब किस प्रकार का है, कितने वर्ब हैं, उसके अनुसार ही हम सेंटेंस का वर्गीकरण कर पाते हैं, सेंटेंस को पहचान पाते हैं कि वह सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो सिंपल सेंटेंस के पहचान का एक ही तरीका होता है, वो है कि इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ऐसे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और यदि अन्य क्रियाएं आपको दिखती भी हैं तो वो फाइनाइट वर्ब के रूप में नहीं होती हैं, उन्हें ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे अभी लिखा गया था एक वाक्य, सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएं। लिखा गया अभी, टैगोर वाज अ बंगाली पोएट। लिखे थे अभी, टैगोर वाज अ बंगाली पोएट। यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ही क्रिया आपको was दिखाई दे रही है। So we can say that this sentence is simple sentence। और देखते हैं going to the garden, going to the garden, comma, she plucked
flowers. Going to the garden, she plucked flowers. यहाँ देख रहे हैं, आप में से कई लोग जो है यहाँ मिस्टेक करेंगे कि गोइंग, गो में ing लगा हुआ है, इसीलिए यह भी एक वर्ब है। यहाँ प्लक्ड, यह भी एक वर्ब है। तो यहाँ इस पूरे वाक्य में, थोड़ा इससे ये बड़ा वाक्य, इस जो है पूरे वाक्य में गोइंग जो वर्ब है यह फाइनाइट वर्ब का काम नहीं करता है। आपको बताया गया है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग किया जाता है तो या तो वह पार्टिसिपल बनता है या जो है जिरंड बनता है। तो यहाँ पर वह पार्टिसिपल का काम कर रहा है, इसलिए, और पार्टिसिपल का अर्थ रखने वाले जो वर्ब होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं। इस तरह से ये इसमें दो जो वर्ब हैं, दो में से एक यह फाइनाइट वर्ब हो गया, पार्टिसिपल हो गया, और यही एक वर्ब जो है आपको दिखाई दे रहा है कि यह मेन है, फाइनाइट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रहा है, इसलिए यह भी जो है सिंपल सेंटेंस है। और भी एग्जाम्पल देता हूं। अगर इस तरह से कहा जाए, आई वॉन्ट टू रीड, राइट, रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो है वर्ब दिखाई दे रहे हैं, वांट चाहना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्पीक बोलना। तो आप यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो है परेशानी हो सकती है। बहुत से लोग इसको जो है सिंपल सेंटेंस नहीं मानेंगे, सोचेंगे कि इसमें तो कई वर्ब दिखाई दे रहे हैं, और अभी आपको बताया गया कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है और इसमें कई वर्ब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, वांट, जो फाइनाइट है। टू रीड पढ़ना, राइट लिखना, स्पीक बोलना, ना का अर्थ रखने वाले ये वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं, ये जो है इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं, ये नॉन फाइनाइट होते हैं। आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा कि नॉन फाइनाइट्स कौन कौन से होते हैं। नॉन फाइनाइट्स का मतलब जो फाइनाइट्स नहीं होते हैं। तो नॉन फाइनाइट्स में एक होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, और तीसरा होता है जिरंड। तो वे वर्ब जो पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव या जिरंड का अर्थ देते हैं वे जो है फाइनाइट्स हो ही नहीं सकते, वे नॉन फाइनाइट्स होते हैं। अर्थात टू रीड, राइट एंड स्पीक यहाँ इन्फिनिटिव है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट है, और यही एक वर्ब बच रहा है वांट, जो फाइनाइट हो सकता है, इसीलिए यह सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है। तो आप ये जान लें कि सिंपल सेंटेंस होता कैसे है, क्योंकि आपको सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा जा सकता है। तो जब बनाएंगे तो वह सिंपल सेंटेंस के नमूने के तरह का होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस की तरह से होना चाहिए, उसकी परिभाषा पर उसको खरा उतरना चाहिए, तभी वह सिंपल रह पाएगा, नहीं तो जो है आपका सिंथेसिस गलत हो सकता है। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस की चर्चा करते हैं। दूसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, कभी कभी
जो है वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्यों में जो है ऐसे सेंटेंस दिखाई दे जाते हैं जिनमें कई पार्ट होते हैं, और वो सारे पार्ट जो होते हैं सेंटेंस के वो क्या होते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी जो है संयोजक, जिसे अंग्रेजी में हम कंजंक्शन कहते हैं, किसी न किसी कंजंक्शन से वो जुड़े होते हैं। तो उस प्रकार का सेंटेंस सिंपल तो हो ही नहीं सकता है, उस प्रकार का सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा। सिंपल सेंटेंस में भी कंजंक्शन का प्रयोग होता है, लेकिन कंजंक्शन से सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं जुटे होते हैं। दो छोटे छोटे वाक्य जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं, जिसके अंग्रेजी क्लाज होती है, दो क्लाजेज जुड़े होते हैं, तो वह सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ही होगा, सिंपल नहीं हो सकता है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जो है एक नमूना मैं आपको दे रहा हूं, उसका ढांचा, उसका फ्रेम। इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज माने प्रधान उपवाक्य होगा, और एक यहां पर लिख रहा हूं सब ऑर्डिनेट क्लाज, सब ऑर्डिनेट क्लाज होता है। और ये जो दोनों क्लाज का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं, वाक्यों के खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, जो है फ्रेज नहीं, फ्रेज में और क्लाज में अंतर होता है। फ्रेज में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वो वर्ब नहीं होता है, वर्ब के साथ वो शब्दों का समूह होता है एक, जो एक वाक्य नहीं होता। परंतु क्लाज अपने आप में एक जो है छोटा सा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। तो प्रिंसिपल क्लाज और इसमें सबऑर्डिनेट क्लाज होते हैं, जो एक दूसरे से किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होंगे, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होंगे। ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाज और कम से कम, अगर नहीं भी है तो एक सबऑर्डिनेट क्लाज अवश्य होना चाहिए, जो दोनों छोटे छोटे वाक्य एक दूसरे से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होने चाहिए, तब जाकर के उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मानते हैं। अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यह एक नमूना है। नमूना का मतलब ढांचा, अर्थात यदि कोई सेंटेंस आप इस तरह से बनाते हैं तभी वह कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा वो। अर्थात कॉम्प्लेक्स, किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स होने की शर्तें क्या होती हैं, उसमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो, एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लाज हो, और इस सबऑर्डिनेट क्लाज के अर्थ के जो है दृष्टि से या अर्थ के अनुसार या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ने वाले कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, और या तो किसी न किसी उचित रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होने चाहिए। उचित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग अर्थ वाले सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ने के लिए अर्थ के हिसाब से ही कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन का मतलब ये सोचना और समझना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि जब आप देखते हैं कागज को कागज से जोड़ने के लिए गोंद का ही प्रयोग कर सकते हैं, तो कागज को कागज से जोड़ने के लिए गोंद का, जेल का आदि का प्रयोग, गम का प्रयोग किया जा सकता है, उसी से हम उसको जोड़ते हैं। उसी तरह से ईंट को जोड़ने के लिए हम जो है गम का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए गारा ही जो है आवश्यक होता है। उसी तरह से लकड़ी को लकड़ी से जोड़ने के लिए गारे की आवश्यकता नहीं,
फेविकोल इत्यादि की जरूरत पड़ती। तो यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग वस्तुओं को जोड़ने के लिए जब अलग अलग जो है क्या है उसके संयोजक हैं, उसी तरह से आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अलग अलग अर्थ रखने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज को उसके अर्थ के अनुसार आपको पहचानना होगा। यहाँ देखना होगा कि किस रिलेटिव प्रोनाउन से हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अर्थ के हिसाब से अलग अलग जो है कंजंक्शन होते हैं। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अर्थ पर निर्भर करता है कि आप किस रिलेटिव प्रोनाउन या किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है जो आज शुरू हुआ है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह से कहा जाए, आई टीच हिम बिकॉज he is weak in English. I teach him because he is weak in English. अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरह के सेंटेंस तुरंत समझ में आ जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक यह एक सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए, ही इज वीक इन इंग्लिश, यह भी एक सेंटेंस है। लेकिन ये जो दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है एक सेंटेंस के हिस्से हैं, इसीलिए इसको क्लॉज कहेंगे। प्रत्येक सेंटेंस इस बड़े सेंटेंस के लिए क्लॉज कहलाएगा। और क्लॉज में भी यह प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब टीच का कारण जो है, उसका रीजन जो है दूसरे सेंटेंस में दिया गया है, इसीलिए इसको हम कंजंक्शन ऑफ रीजन कहेंगे। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन कहते हैं, और इससे यह जोड़ा गया है। तो दो, एक प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब इसी में है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यहाँ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस ढांचे में यह फिट बैठता है। दैट इज वाई यू कैन से दैट दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और भी देखते हैं। दो he is poor, he is poor, he is honest। दो he is poor, he is honest। यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। अब यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें ही इज पुअर एक छोटा सा वाक्य ये है, ही इज ऑनेस्ट एक छोटा सा वाक्य ये है, क्योंकि इस शब्दों का भाई क्लॉज उसको हम बोलेंगे जिसमें शब्दों का समूह जो है किसी न किसी वर्ब के साथ आता है, वह एक क्लॉज होता है। तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यहां पर कॉमा का प्रयोग किया गया है क्योंकि कंजंक्शन यहां नहीं यहां लगा हुआ है। तो कंजंक्शन का प्रयोग जिस क्लॉज के पहले होता है वह क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा, क्योंकि अब यहाँ यह सबऑर्डिनेट क्लॉज था क्योंकि इसके पहले यह जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्रयुक्त था, इसीलिए यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसमें इस वाक्य के पहले ये दो कंजंक्शन आया हुआ है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है और प्रिंसिपल क्लॉज ये है। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो है बताई जाएंगी। अब कंपाउंड सेंटेंस की भी चर्चा कर लें।
कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगभग भाई एक तरह के होते हैं। इनमें जो अंतर होता है वो ये होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के स्थान पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्थान पर कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बस स्थिति इसी तरह से होती है। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस का नमूना होगा, उसका ढांचा होगा, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इसमें एक किसी न किसी उचित कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसको जोड़ा गया होगा और यह सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्थान पर इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो यह नमूना है आपका किस सेंटेंस का? कंपाउंड सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें जो है कोई प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वह जुड़ा हो, तो वह कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि ये सारी भ्रांतियां दूर होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको पहचानेंगे तभी आप सिंथेसिस सही से कर पाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर वह वाक्य आश्रित होता है। आप यहां पर देखिए, आई टीच हिम बिकॉज ही इज वीक इन इंग्लिश। मैं उसे पढ़ाता हूं, तो उसको पढ़ाने का जो कारण है वो इस वाक्य में दिया गया है, इसीलिए जो है यह वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए इसको आश्रित वाक्य की अंग्रेजी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इसीलिए यह इस पर डिपेंड करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज से अलग सेंस रखता है, वो आश्रित नहीं होता है। जैसे अभी लिखा गया था, सी वेंट टू मार्केट, चाहे ही वेंट टू मार्केट, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अभी लिखे थे ना एग्जाम्पल में, ही वेंट टू मार्केट, he went to market and bought some vegetables। ये इस वाक्य को देखिए, he went to market, बाजार जाना अलग काम, कहीं दूसरा काम हुआ है, डिपेंड नहीं है, इसलिए दो अलग अलग अर्थ रखने वाले जो है ये वाक्य हैं। यह वाक्य इस पर आश्रित नहीं है, इसीलिए यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि यह इस पर आश्रित था, इसीलिए यह सबऑर्डिनेट क्लॉज था। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। बस यही अंतर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तथा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, either come in time, या तो समय से आओ, और do not come at all, या तो समय से आओ या
बिल्कुल मत आओ। यहां पर देख रहे हैं आइदर कम इन टाइम, आइदर आर। इधर आर का मतलब हो गया, ये इधर आर जो है क्या है, कंजंक्शन है। इधर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों वाक्यों में से, दोनों कार्यों में से, दोनों क्रियाओं में से कोई एक करना है। तो कहां कोई एक दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए ये दोनों सेपरेट सेंस रखने वाले क्लॉजेज हैं, इसीलिए यह जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और इन दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को जोड़ने का काम ईदर और आर कर रहा है, इसलिए ईदर आर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो यह है सेंटेंस। इसको इसीलिए आपको सबसे पहले सिंथेसिस में बताया गया ताकि आप समझ सकें कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्या अंतर होता है। और यदि जो है सिंपल सेंटेंसेस के जो सेट्स दिए गए हैं जिनको जोड़ करके आपको इन तीनों में से कोई एक जो है सेंटेंस बनाने को कहा जा रहा हो, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सिंपल को सिंपल के तरह से, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स की तरह से, और किस तरह से होता है वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उन्हीं वाक्यों में से जो है किसी को प्रिंसिपल बना देते हैं, किसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं, और देखते हैं कि किस जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से उसे जोड़ा जा सकता है। यहीं पर जो है ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे तब भी जो है आपका सिंथेसिस गलत हो सकता है। और कंपाउंड सेंटेंस में भी जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके उसको हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा। अब हम आसानी से इसको जो है पढ़ सकते हैं। यह इंट्रोडक्शन है सिंथेसिस का, जिसमें सबसे जरूरी ये था सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ना, क्योंकि इसमें इसी की आवश्यकता है। तो अब आपको जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।